हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और उस सिस्टम में हमने किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और जनरल पार्ट जो एक्सक्रीशन का था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज बेसिकली हार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस टॉपिक में बच्चों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को कि कहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस कैसे चल रही है। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हम उसको बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सो दैट हमारे कंसेप्ट्स हमेशा के लिए रेडी रहे। क्लियर दिस थिंग? नाउ सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रोसेस हैं। That process of mechanism of urine formation consists of 3 process. But उन प्रोसेस को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में यूरिन फॉर्मेशन की बच्चों, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिया, दैट इज यूरिया। और बच्चों जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। कहां होता है बच्चों? लीवर में, विच इज कंसीडर्ड एज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर दिस थिंग? तो बच्चों यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है through a cycle. That cycle is called urea cycle. That cycle is called ornithine cycle. That cycle is called Henle-Crablet cycle. Clear this point? Yes or no? Okay? अब बच्चों हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिया साइकिल को हम नाम देते हैं ऑर्निथिन साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ यूरिया साइकिल। तो बच्चों कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में होता है या लीवर में, तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज रिक्वायर। ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन की साइड से आते हैं, और CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन हमें ऑब्टेन्ड होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं बच्चों? यूरिया। वो यूरिया लिवर से निकलता है। लिवर से निकलने वाली वेन को हम नाम देते हैं हेपेटिक वेन। दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है बच्चों यूरिया का, दैट इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन, दैट इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। अब बच्चों ये जो यूरिया है ये ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है, और किडनी में एंटर करने वाली आर्टरी को हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था द आर्टरी विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स किडनी इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, एंड विच कैरी ब्लड रिटर्न फ्रॉम द किडनी बैक फ्रॉम द किडनी, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन। क्लियर? तो रीनल आर्टरी ऑल्सो कंटेन
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो फर्स्ट मैक्सिमम अमाउंट इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन, उससे थोड़ा सा कम होता है रीनल आर्टरी में। वी कैन से सेकेंड मैक्सिमम बच्चों किडनी के अंदर जाकर यूरिया नेफ्रॉन्स के थ्रू यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जो ब्लड वापस आता है रीनल वेन के थ्रू, उस रीनल वेन में यूरिया का अमाउंट सबसे कम होता है। तो हमारी बॉडी में जो मिनिमम अमाउंट कंटेनिंग ब्लड वेसल है दैट इज रीनल वेन, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो यूरिया है वो यूरिन के फॉर्म में नेफ्रॉन से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम कि विच ब्लड वेसल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड विच ब्लड वेसल कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। क्लियर दिस थिंग। अब बच्चों हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें 3 प्रोसेस जो मेनली इन्वॉल्व होती हैं, वो प्रोसेस हैं बच्चों। वन इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन, second is called selective reabsorption, and third is called tubular secretion. Third is called tubular secretion. बच्चों ये 3 प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में, और ये तीनों की तीनों प्रोसेस हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मैं एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया आपको देता हूं बच्चों। जब हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में कंप्लीट होती है। बोमेन्स कैप्सूल में आने वाली ब्लड वेसल्स जो लूप बनाती हैं कैपिलरीज का, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एंड जो प्रोसेस है बच्चों सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन की, ये प्रोसेस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कंप्लीट होती है। जब इन सारी प्रोसेसेस के बाद फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो वहां पर उस फिल्ट्रेट को नाम दिया जाता है यूरिन। क्लियर दिस थिंग। हम एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन से। बच्चों जब हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स जान लेते हैं। हमारे हार्ट से पर मिनट अप्रॉक्स 1100 to 1200 ml ब्लड किडनी में एंटर करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, एवरी मिनट अप्रॉक्स 11 to 1200 ml ब्लड, दैट मीन्स हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसका अप्रॉक्स 1/5 पार्ट कहां एंटर करता है बच्चों? किडनी में। और किडनी में एंटर करने के बाद उसी ब्लड से सारे वेस्ट मटेरियल निकलकर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस का नाम दिया है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है दैट टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलाई एंड बोमेन्स कैप्सूल।
तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को समझने से पहले हम इन बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सो दैट हमारे लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल की, बोमेन्स कैप्सूल as we have discussed earlier, Bowman's capsule consists of outer parietal layer and inner visceral layer। ये जो visceral layer है बच्चों, ये जो visceral layer है, that visceral layer is lined by a special type of cells। This visceral layer is lined by a special type of cells। बच्चों, इन सेल्स को हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। These cells are called पोडोसाइट्स। ये सेल्स आपको अमीबा की तरह दिख रही होंगी और कहीं ना कहीं अमीबा की तरह ही आपको इनके ये प्रोसेस दिखाई दे रहे होंगे। तो जो इनर विसरल लेयर है बच्चों, इनर विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, दैट इज लाइन्ड बाय पोडोसाइट्स। बच्चों, पोडोसाइट्स के जो ये प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, These process of podocytes are called पेडिसिल्स। ये जो प्रोसेस हैं ये क्या कहलाते हैं? पेडिसिल्स। और इन पेडिसिल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। दो पोडोसाइट के पेडिसिल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं बच्चों। इन पोर्स को हम नाम देते हैं सिलिट पोर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? सिलिट पोर्स। तो बोमेन्स कैप्सूल, इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज लाइन्ड बाय पोडोसाइट्स। प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स आर कॉल्ड पेडिसिल्स। पेडिसिल्स के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, दोज पोर्स आर सेड टू बी स्लिट पोर्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ यहां से जो अफरेंट आर्टीरियोल एंटर करता है, दैट फॉर्म ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज डिफाइंड एज अ लूप ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस इज डिफाइंड एज अ लूप ऑफ कैपिलरीज। देखो बच्चों, ये जो ग्लोमेरुलस है, दिस ग्लोमेरुलस is lined by squamous epithelium। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज आर लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथीलियम। कैपिलरीज आर लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथीलियम। और इस स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं बच्चों, इन पोर्स को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा। These pores are called फेनेस्ट्रा। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो ग्लोमेरुलस की लेयर है और जो ये बोमेन्स कैप्सूल की लेयर है, ये दोनों लेयर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रही हैं। किसका फॉर्मेशन कर रही हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का। यहां पर ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि यहां पर एक तरफ अंदर की तरफ पोडोसाइट की सेल्स की लेयर है, बाहर की तरफ कैपिलरीज की स्क्वामस की सेल्स की लाइनिंग है। जब भी कोई एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है तो वो एपिथेलियल लेयर रेस्ट करती है एक लेयर पर, जिस लेयर को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
उस लेयर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बच्चों इस स्क्वैमस एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस बोमेंस कैप्सूल की लेयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन कंबाइंड हो जाती है, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन कंबाइंड हो जाती है एंड इट फॉर्म अ कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट फॉर्म अ कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं इन सिंपल फॉर्म। देखो बच्चों, दिस वन इज अ बोमेंस कैप्सूल लेयर, these are podocytes, ओके। इनके बीच में स्लिट पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्लिट पोर्स। देन स्क्वैमस एपिथेलियम की कैपिलरीज की लेयर, दिस वन इज अ कैपिलरी लेयर, और इन दोनों के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स ही वो साइट है जहां पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है। किस चीज का फिल्ट्रेशन होता है वो सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। दिस squamous epithelium, this basement membrane, this podocyte layer combinedly form filtration membrane। इन तीनों लेयर्स को मिलाकर बच्चों हम क्या नाम देते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या क्या है? एंडोथीलियम ऑफ capillary, then basement membrane, and then podocyte। Guys, all these three layers combine to form filtration membrane। अब ध्यान से देखो, this arteriole is called afferent arteriole। This arteriole is called efferent arteriole। बच्चों अफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर से ज्यादा होता है। जब यहां से ब्लड आता है तो ब्लड उतना ही एफरेंट आर्टीरियोल को क्रॉस नहीं कर सकता जितना यहां से एंटर हुआ एट अ गिवन टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां का डायमीटर यहां के डायमीटर से ज्यादा है। दैट मीन्स ब्लड स्टे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन दिस लूप ऑफ कैपिलरी। यहां पर ब्लड कुछ टाइम के लिए रुकता है। और बच्चों इन आर्टीरियोल में जो प्रेशर डेवलप होता है ब्लड की प्रेजेंस की वजह से, जो प्रेशर डेवलप होता है ब्लड के प्रेजेंस की वजह से, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर। क्योंकि ये प्रेशर ग्लोमेरुलर में बन रहा है, यहां पर बन रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
I am again repeating, the pressure which is developing here due to blood, because blood is not able to go into efferent arteriole at the same rate as it enter from afferent arteriole due to difference in diameter. Blood apply a pressure, that pressure is called ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों ये प्रेशर ग्लोमेरुलस में बन रहा है। दैट रेंज इज 60 mm ऑफ Hg। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बच्चों रेंज होती है 60 mm ऑफ Hg। और बच्चों यही वो प्रेशर है जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। यही वो प्रेशर है जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। नाउ सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना बच्चों। जब ब्लड फिल्टर होता है तो ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर फिल्टर आउट एक्सेप्ट blood corpuscles, that is RBC, WBC and platelets, as well as plasma proteins. I am again repeating, जब ब्लड यहां से फिल्टर होता है तो ब्लड कार्पसेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर ब्लड के सारे कंपोनेंट यहां से फिल्टर हो जाते हैं। That's why this process is called ultrafiltration. I am again repeating, all the components of blood filter out except blood corpuscles and plasma protein. That's why this process is called ultrafiltration. बच्चों यहां पर प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स और सेल्स फिल्टर नहीं हो पाती। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, अगर आपको ब्लड का कॉम्पोजिशन याद हो तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता था एल्ब्यूमिन प्रोटीन। वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता था। उसका इंपॉर्टेंस यहीं पर है। देखो बच्चों, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो फिल्टर नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्रोटीन का साइज इन पोर्स के साइज से बड़ा होता है, तो वो प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाता। जब प्रोटीन यहां पर कलेक्ट रहेगा, जब प्रोटीन यहां पर कलेक्ट होगा और यहां से ब्लड फिल्टर हो रहा है ड्यू टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा है, बट उसको कौन नहीं होने दे रहा? प्रोटीन। तो बच्चों जो ये प्रोटीन्स हैं दे अपोज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस का अपोज करते हैं बाय अप्लाइंग अ प्रेशर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और बच्चों इस प्रेशर की रेंज होती है 32 mm ऑफ Hg। द रेंज ऑफ दिस प्रेशर इज 32 mm ऑफ Hg। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों इस प्रेशर का अमाउंट है 60 mm ऑफ Hg, इस प्रेशर का अमाउंट है 32। जो सपोर्ट कर रहा है वो है 60, जो अपोज कर रहा है वो 32 है। दैट मींस फिल्ट्रेशन होगा। जब फिल्ट्रेशन होता है तो बच्चों फ्लूइड यहां पर आकर कलेक्ट होता है। अब जो फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होगा बोमेन्स कैप्सूल में, जो फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होगा बोमेन्स कैप्सूल में, ध्यान से देखो बच्चों, जब ये फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होगा,
जब ये फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होगा तो ये फ्लूइड भी इस फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम कप में टी छानते हैं, ठीक है, जब हम उसको फिल्टर कर रहे हैं तो वो जब कप पूरा फिल्ड नहीं होता टी इजीली एंटर करती है। जब कंप्लीटली कप फिल्ड हो जाता है तो वो अगर हम ऊपर से टी डाल रहे हैं तो जो नीचे कंप्लीटली फिल्ड कप है उसमें प्रेजेंट टी या कोई भी फ्लूइड आने वाले फ्लूइड का क्या करता है, अपोज करता है कि वो उसमें एंटर ना कर पाए। सिमिलरली जब यहां फिल्ट्रेशन होगा तो जो फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में पहुंचेगा वो फिल्ट्रेट इस प्रेशर का अपोज करेगा। वो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अपोज करेगा और वो प्रेशर जो अपोज कर रहा है वो प्रेशर डेवलप हो रहा है बोमेंस कैप्सूल में। और बच्चों उस प्रेशर को हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और उस प्रेशर की रेंज होती है 18 mm ऑफ Hg। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सपोर्ट कर रहा है 60 mm ऑफ Hg। किसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। वाइल ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से लग रहा है, एज वेल एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैप्सूल में प्रेजेंट फिल्ट्रेट की वजह से लग रहा है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, this one is supporting 60 mm of Hg, this two are opposing 32 plus 18 mm of Hg, 60 minus 50, that means net filtration pressure is 10 mm of Hg। और guys this net pressure of 10 mm of Hg is actually responsible for ultrafiltration। तो गाइज अल्ट्राफिल्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है when all the components of blood are filtered out except protein and cells, that is called ultrafiltration। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड या जो ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल से जाता है उसमें सेल्स और प्रोटीन का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और जो फ्लूइड फिल्ट्रेट होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट के लिए कितना प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, 10 mm of Hg। नाउ लिसन वन मोर टर्म, दैट इज GFR, glomerular filtrate rate। Now what is glomerular filtrate rate? The amount of filtrate is produced by all the nephrons of both kidneys। I am again repeating, the amount of filtrate produced by all the nephrons of both kidneys per minute is called glomerular filtrate rate। इस ग्लोमेरुलर से पर मिनट जितना फिल्ट्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और बच्चों दैट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज 125 ml पर मिनट। दैट मीन्स हमारी किडनीज में जो 11 to 1200 ml ब्लड जा रहा था उसमें से फिल्ट्रेट होकर GFR कितना निकलता है, 125 ml पर मिनट। अगर हम पर डे के हिसाब से काउंट करेंगे
तो इट विल बी 180 लीटर पर डे. So this is about the first process of urine formation, that is ultrafiltration. Listen just about the last point of ultrafiltration. यहां से ब्लड गया, यहां पर ब्लड पहुंचा, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स मींस प्लाज्मा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीजें यहां पर फिल्टर हो गई. क्या फिल्टर नहीं हुआ? प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स. कितना फिल्टर बना बच्चों? पर मिनट 125 ml. पर डे के हिसाब से अगर हम काउंट करें दैट इज 180 लीटर. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्लियर दिस थिंग बच्चों? अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड और थर्ड स्टेप, दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन की. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो बोमेन्स कैप्सूल में कंप्लीट होती है, और जो प्रोसेस होती है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन की, वो प्रोसेस कंप्लीट होती है ट्यूबुलर पोर्शन में, यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. अब बच्चों सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन को स्टार्ट करने से पहले हम नेफ्रॉन की लोकेशन को समझते हैं. दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ वन सिंगल नेफ्रॉन. यहां पर अफरेंट आर्टीरियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्टीरियोल. यहां पर प्रोसेस हुई बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो भी फिल्ट्रेट बना, दैट फिल्ट्रेट एंटर इनटू पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल. पीसीटी से वो फिल्ट्रेट आता है इस हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले से बच्चों फिल्ट्रेट जाता है फर्दर इन अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डीसीटी. That is called DCT. DCT of different nephrons combine to form collecting duct. Combine to form collecting duct. Now, one of the important point regarding nephron. जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो किडनी के स्ट्रक्चर में इंटरनली हमने दो पार्ट्स देखे थे. One was outer renal cortex and inner one was renal medulla having renal pyramids. Yes or no? बच्चों इतना पोर्शन, नेफ्रॉन का इतना पोर्शन जिसमें बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी आता है, इतना पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. while loop of Henle and collecting duct is located in renal medulla. Loop of Henle and collecting ducts are located in renal medulla. Clear this thing? So this is one of the diagram of single nephron. अब देखो बच्चों, जो फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में बनता है दैट इज अप्रॉक्स 180 लीटर पर डे. उस फिल्ट्रेट से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है सारे नेफ्रॉन्स को मिलाकर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है दैट इज 1.8 लीटर. तो बच्चों 180 लीटर फिल्ट्रेट में से
1.8 लीटर यूरिन बन रहा है। दैट मीन्स ओनली 1% ऑफ 180 लीटर कम्स और excrete out as a urine. Remaining 99% part of that filtrate is further reabsorbed. और उस फर्दर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को ही हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। Why it is called selective reabsorption? बच्चों, जो फिल्ट्रेट बना उसमें हमारे कई यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, कई हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं। तो मोस्ट ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस का फर्दर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और मोस्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जनरली जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आयंस और भी कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है दैट टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स इट रिक्वायर एनर्जी। जबकि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं लाइक यूरिया, लाइक यूरिक एसिड, इन चीजों का जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। क्लियर दिस थिंग? नाउ all these parts of nephron, that is PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct, play their own important role in selective reabsorption. तो हम एक एक करके सारे parts का important function पढ़ेंगे in regarding selective reabsorption. ध्यान से देखो बच्चों, जब फिल्ट्रेट PCT से पास होता है तो PCT से जो भी चीजें रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस जाती हैं उनमें है ग्लूकोज। 100% ऑफ ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड। उनमें है अमीनो एसिड्स, उनमें है विटामिन्स। ये सारी चीजें बच्चों कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब होती हैं PCT से। रीएब्जॉर्ब होकर ये सारी चीजें कैपिलरी से होते हुए वापस रीनल वेन में चली जाती हैं। कहां से आई थी? रीनल आर्टरी, अफरेंट आर्टीरियोल, वापस किस में चली जाती हैं? रीनल वेन। सो फ्रॉम PCT ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स और भी कई सारे यूजफुल सब्सटेंस मोस्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में बच्चों सोडियम आयंस, मोस्ट ऑफ सोडियम आयंस आर रीएब्जॉर्ब्ड। सोडियम आयंस के साथ साथ वाटर का भी ऑस्मोसिस की थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम PCT। सोडियम आयंस के साथ साथ बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारी चीजें भी बच्चों रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में फर्दर एंटर करती हैं। कभी कभी PCT से यूरिया भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कभी कभी PCT से यूरिया का भी थोड़ा बहुत अमाउंट एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? फिल्ट्रेट में प्रेजेंट क्रिएटिनिन, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट हिप्यूरिक एसिड, ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब नहीं होती। एज वेल एज ब्लड में प्रेजेंट कुछ चीजें जो वापस PCT में जाती हैं वो है H+ आयन, वो है अमोनिया, वो है ड्रग्स।
ये सारी चीजें पीसीटी के थ्रू सिक्रीट हो रही हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो चीजें पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होकर कैपिलरीज में जा रही हैं, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अपोजिटली जो चीजें ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज से पीसीटी में आ रही हैं, दैट इज सिक्रीशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब जब रिमेनिंग फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से पास होता है, तो बच्चों लूप ऑफ हेनले का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले is only permeable for water. I am again repeating, descending limb of loop of Henle is only permeable for water. That means loop of Henle से सिर्फ और सिर्फ water का reabsorption होता है। When filtrate is passed through this ascending limb of loop of Henle, this ascending limb of loop of Henle, बच्चों this limb is impermeable for water, but this limb is permeable for electrolytes, और electrolytes में सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन, क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन, इवन पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ water only, while ascending limb help in absorption of sodium ions, chloride ions, potassium ions and all these electrolytes. Clear? Now जब ये फिल्ट्रेट डीसीटी से पास होता है, तो डीसीटी पर बच्चों दो हॉर्मोन्स वर्क करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डीसीटी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, और वो हॉर्मोन्स हैं, फर्स्ट हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में बच्चों डीसीटी से एब्जॉर्ब होते हैं सोडियम आयंस, डीसीटी से एब्जॉर्ब होते हैं फॉस्फेट आयंस, और डीसीटी के साथ कलेक्टिंग डक्ट से भी सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, फॉस्फेट आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। साथ ही साथ सोडियम आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी से पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन भी करता है। पोटेशियम आयंस आर सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सिक्रेटेड बाय डीसीटी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। दैट मीन्स एल्डोस्टेरॉन हमारे ब्लड में सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है और पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करता है। साथ ही साथ बच्चों एक और हार्मोन वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, जिसको हम नाम देते हैं वैसोप्रेसिन। इस ADH के प्रेजेंस में डीसीटी से एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वाटर का, डीसीटी के साथ साथ
कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ ADH। अगर हमारी बॉडी में ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। इस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। यूरिन में वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, यूरिन में सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा होगा, यूरिन बिकम हाइपोटोनिक। और बच्चों इस कंडीशन को हम एक बहुत ही अच्छा नाम देते हैं, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज होती है जिसमें शुगर लेवल बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। एक डायबिटीज होती है जिसमें यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। लास्ट पॉइंट, जस्ट लिसन। जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, लास्ट में भी इस फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्ब क्यों हुआ? जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि यूरिन कंसंट्रेट कैसे होता है, उस टाइम पर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, जैसे यहां पर H+, अमोनिया, ड्रग्स, ये सारी चीजें यूरिन में सिक्रीट हो रही थी, ब्लड वेसल से यूरिन में जा रही थी। सिमिलरली DCT की साइट पर भी अमोनिया, ड्रग्स, ये सब कुछ कैपिलरीज से निकलकर यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स विच वी आर टेकिंग फॉर एनी डिसीज कंट्रोल, फॉर एनी ट्रीटमेंट। वो सारी ड्रग्स और मेडिसिन भी बच्चों किडनी के DCT पार्ट से सिक्रीट होती हैं। तो गाइज, जितना भी मैंने एरो लगाया है अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन, दैट इज इंडिकेशन ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और जो भी मैंने एरो लगाया है टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन and tubular secretion. So this is the mechanism of urine formation. In next lecture we will discuss about another topic. Okay guys, thank you so much. God bless you.